हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका जूलॉजी टीचर शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी प्राइवेट स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है जिससे आप ऑनलाइन रूप से अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जूलॉजी के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी के सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ने हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनईपी कार्यक्रम के तहत अब एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाइज होगा, जिसमें मैं जूलॉजी का अध्ययन कराऊंगा। इसमें अगर हम सिलेबस की चर्चा करें तो इस सेमेस्टर में कोर्स का टाइटल अगर देखें तो लाइफ ऑन अर्थ और यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ एनिमल किंगडम है, जिसमें हम जीवन की उत्पत्ति, अर्थ की उत्पत्ति और एनिमल किंगडम के विशेषकर सिलेंट्रेटा, मोलस्का और वर्टिब्रेट्स कशेरुक जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका असाइनमेंट, इंटरनल ये सब मिलाकर के 30 नंबर का होगा और 70 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में बैठ के पेपर देना होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम अगर पार्ट बी या कंटेंट ऑफ द कोर्स अगर देखें, सिलेबस जिसको मुख्य रूप से कहेंगे, उसको अगर देखें तो इसमें पहला आपका 4 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति में हम विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया थ्योरीज को पढ़ेंगे, जिसमें हम मुख्यतः प्राचीन थ्योरी या एशियंट थ्योरी को पढ़ेंगे, जिसमें हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो माइथोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, विशेष रूप से इसमें हम बाइबल के अनुसार किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है या अर्थ की उत्पत्ति है उसको अध्ययन करेंगे। साथ ही हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग किस प्रकार से पृथ्वी या जीव जंतुओं का निर्माण हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें हम थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया पढ़ेंगे, कॉस्मोजॉइक थ्योरी पढ़ेंगे, डायरेक्ट पेंसपर्मिया थ्योरी पढ़ेंगे, कैटाट्रॉपिज्म थ्योरी जिसको प्रलयवाद भी कहा जाता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ साथ हम अजैववाद जिसको हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन या स्वतः जननवाद भी कहते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से बोला जाता है कि निर्जीव चीज़ों से सजीव चीज़ों का निर्माण हुआ। हालांकि ये बाद में इस थ्योरी को मान्य करार नहीं दिया गया है। उसके अलावा हम इसमें बायोजेनेसिस पढ़ेंगे, जिसको विशेष रूप से मान्य वर्तमान में भी मान्य है, जिसे जीव उत्पत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें विशेष रूप से रेडी का एक्सपेरिमेंट और पास्चर का एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा मॉडर्न थ्योरी है, जिसमें हम लोग यूनिवर्स का ओरिजिन, ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ है, जिसमें आप लोग सुने भी होंगे बिग बैंग हाइपोथेसिस। बिग बैंग हाइपोथेसिस को हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। साथ साथ हम सोलर सिस्टम कैसे बना है, अर्थ कैसे बना है, वो सबके हाइपोथेसिस या परिकल्पना भी पढ़ेंगे, जिसमें विशेष रूप से हम नेब्यूलर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर और प्रिमिटिव अर्थ और बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरीके से हुआ है। विशेष रूप से इसमें 2 मुख्य साइंटिस्ट रहे हैं, जैसे ओपेरिन और हल्दानी, इनका थ्योरी पढ़ेंगे। साथ साथ कीमोजेनी हो गया, मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कोइसर वेट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड जिसमें विशेष रूप से डीएनए और आरएनए आता है। उसके अलावा प्रिमिटिव टाइप में प्रोकैरियोटिक एनिमल्स थे तो क्या क्या उसमें लक्षण थे ये भी पढ़ेंगे। साथ साथ एवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस तरीके से उसमें पोषण पाया जाता था, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो यह मुख्य रूप से ओरिजिन ऑफ लाइफ में अगर देखें तो पहला यूनिट है, जिसमें हम प्राचीन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी और उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, मतलब जैव विकास कैसे हुआ है जीवों का। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पहले
इस तरीके से नहीं थे। हम पहले वानर जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे हमें ग्रोथ होते गया, एवोल्यूशन होते गया, और अब हम इस तरीके से वर्तमान में होमोसेपियंस बन गए हैं। ठीक है, तो ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो हमारा पहला यूनिट था। अब दूसरे यूनिट्स के बारे में अगर देखें, तो दूसरे यूनिट्स में हम लोग विशेष रूप से देखेंगे तो इसमें आता है सिस्टमैटिक्स और यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स है, मतलब अकशेरुक जंतु और कशेरुक जंतु। इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे, जिसमें भी अकशेरुक जंतु या इन्वर्टिब्रेट्स में विशेष रूप से हम यहाँ पे सिलेंट्रेटा और मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे, और वर्टिब्रेट्स में इस यूनिट में हम केवल मछलियों या पिसीज के बारे में पढ़ेंगे। अब इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट क्या होता है, या कशेरुकी या अकशेरुकी क्या होता है, मैं आगे आप लोग को अच्छे से बताऊंगा। अभी हम सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। तो इस यूनिट 2 में अगर देखें तो हम इसमें अकशेरुक जंतु, जिसको हम लोग विशेष रूप से अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता, वो प्रकार के एनिमल्स को हम लोग इन्वर्टिब्रेट या अकशेरुक में रख देते हैं। जिसमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, वो इन्वर्टिब्रेट्स होता है, और वर्टिब्रेट्स में जिसमें कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। तो हम लोग इसमें विशेष रूप से अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच में अंतर को पढ़ेंगे कि क्या क्या अंतर है। साथ साथ इसमें इसके अलावा हम इसमें नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नामकरण पद्धति, जिसमें द्विनामकरण पद्धति है, तीन त्रिनामकरण पद्धति है, और आई IUCN नॉमेनक्लेचर, इसके लिए एक नॉमेनक्लेचर सिद्धांत है जो लगभग सभी पूरे दुनिया के लिए रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। उसके अलावा हम लोग कोरल्स पढ़ेंगे, प्रवाल, अगर आप लोग जानते होंगे प्रवाल्स जो उथले जल में जनरली दिखता हुआ पाया जाता है। तो कोरल्स क्या है, कोरल्स पॉलिप क्या है, उसके स्केलेटन कैसे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। साथ साथ उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिसमें मीलीपोरा आ जाता है, बहुत सारे कोरल्स ऐसे ही, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे तो और डिटेल में आप लोग जान पाओगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मोलस्का में, ये सभी अकशेरुक में, कोरल्स जो है अकशेरुकी जंतु है। वैसे ही मोलस्का में आप लोग को विशेष रूप से मैं उदाहरण बताऊं तो इसमें हम लोग ऑक्टोपस, अगर आप लोग जानते होंगे तो ऑक्टोपस जिसका 8 भुजा पाया जाता है। ठीक है, स्नेल हो गया, स्नेल मतलब घोंघा, इसको भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये मोलस्का के विशेष रूप से उदाहरण हैं। ठीक है, जिसमें एक दो को अपवाद है, उसको छोड़ करके जनरली मोलस्का में पाए जाने वाले सभी जंतुओं में कैल्शियम का बना हुआ कवच पाया जाता है। जैसे सीपिया, सीपी बोलते हैं जिसको हम लोग, वो भी मोलस्का में ही आते हैं। तो हम लोग मोलस्का में मेनली हम लोग पढ़ेंगे टॉर्सन पढ़ेंगे। टॉर्सन का डिफिनेशन क्या है, उसका परिभाषा क्या है, किस तरीके से टॉर्सन होता है। टॉर्सन एक तरीके से बोलो तो घुमाव किस तरीके से होता है वो पढ़ेंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप लोग जान पाओगे। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स, कशेरुकी में हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से मछलियों के बारे में। अब मछलियों के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हो। तो मछलियों में हम लोग उसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे प्रवास, मछलियों का प्रवास। मछली प्रवास कैसे करते हैं, प्रवास क्या है, तो एक जगह से किसी चीज या किसी जीव का जाना और कुछ समय के बाद वापस लौट के आ जाना, ये होता है प्रवास कहलाता है। या कुछ जीव किसी कारणवश वापस लौट के भी नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग इसमें मछलियों के माइग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मेनली 2 प्रकार पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग कैटाड्रोमस क्या है, एनाड्रोमस क्या है। कैटाड्रोमस में हम लोग ईल मछली का पढ़ेंगे। ईल मछली सांप नुमा लंबा स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में अगर कहें तो बाम्बी को भी जान सकते हो, वो भी ईल का ही एक प्रजाति है। उसके अलावा एनाड्रोमस अगर देखिए तो एनाड्रोमस में भी हम लोग साल्मोफिश का पढ़ेंगे। तो माइग्रेशन करते क्यों हैं, मतलब प्रवास क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मछली क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसके लाभ क्या क्या है। उसके बाद अगर देखिए तो पेरेंटल केयर इन फिशेस है। पेरेंटल केयर मतलब पैतृक रक्षण, मतलब मछलियाँ एग देती हैं, एग देने वाली हैं। ठीक है, तो मछलियाँ जो है जब तक उसमें से बच्चे नहीं आ जाते तब तक उसका माता पिता के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा रक्षण किया जाता है। हो सकता है कुछ कुछ स्पीसीज में दोनों के द्वारा, कुछ कुछ स्पीसीज में केवल मादा मछली के द्वारा, या कुछ में केवल नर मछलियों के द्वारा पेरेंटल केयर शो किया जाता है। तो इसके अलग अलग प्रकार भी हैं, जैसे नेक्स्ट बना करके
उसके अलावा अपने एग के चारों तरफ क्वाइलिंग करके प्रोटेक्शन देते हैं, अपने बॉडी से जोड़ के रखे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं जब तक वो अपने विकसित नहीं हो जाते या फिर अपनी देखभाल करने के लायक नहीं हो जाते, तब तक अपने बॉडी से अटैच भी रखते हैं। साथ साथ उसके मछलियों के बॉडी में कुछ कुछ मछलियाँ ऐसे बॉड उसमें एंटीग्यूमेंट्रिक कप भी पाया जाता है, माउथ में रखते हैं कुछ कुछ, जैसे आप लोग स्पेशली हिप्पो कैंपस सुने होंगे, इसमें ब्रूड पाउच पाया जाता है, वो मुख्यतः मेल में पाया जाता है, मादा में नहीं, नर में पाया जाता है। तो ये कुछ कुछ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यूनिट 2 है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यूनिट 3 है, जो कि काफ़ी बड़ा नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे यूनिट 3 में कशेरुकी जंतुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में। विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे इसमें एम्फीबिया मतलब उभयचर, उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे हम लोग मेढक जान रहे हैं। उसके अलावा रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, सरीसृप का मुख्यतः उदाहरण लूँ तो आप लोग जानते ही होंगे सांप के बारे में, मगरमच्छ हो गया, ये सब सरीसृप में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, जैसे हम लोग यूनिट 2 में मछलियों के पेरेंटल केयर के बारे में देखे थे, यहाँ पे हम लोग उभयचर के पेरेंटल केयर के बारे में देखेंगे। साथ साथ वो किस तरीके से करते हैं ये भी देखेंगे और अलग अलग उदाहरण के तौर पे भी देखेंगे। उसके बाद नियोटनी, नियोटनी इन एम्फीबिया, ये नया चीज़ है। तो नियोटनी क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नियोटनी अगर विशेष रूप से मैं बताना चाहूँ तो कुछ, जैसे आप लोग जानते होंगे फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है, उसमें लार्वा होता है, डायरेक्ट तो फ्रॉग या मेढक तो बनता नहीं है, तो लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं। तो कुछ कुछ जंतु ऐसे होते हैं उभयचर में जो अपने पूरे जीवन काल में लार्वा अवस्था में रहकर ही बिता देते हैं, लेकिन उसमें लक्षण तो मेच्योर जैसे आ जाता है, लेकिन वो मेच्योर नहीं हो पाते हैं, अपना रूपांतरण नहीं कर पाते। लार्वा अवस्था में रह करके उन लोग प्रजनन भी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ तक। तो लार्वा अवस्था को बने रहने के साथ साथ उसमें मेच्योर एनिमल का गुण भी आ जाता है और अपना जीवन वैसे के वैसे व्यतीत करने लग जाते हैं। ये हम लोग नियोटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके क्या क्या टोटल नियोटनी कौन, मतलब आंशिक रूप से नियोटनी कौन सा है, पूर्णकालिक नियोटनी कौन सा है, इसके उदाहरण भी पढ़ेंगे और ये क्यों होता है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग विशेष रूप से एक्सोलोटा, लार्वा, नेक्टुरस, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद देखते हैं रेप्टाइल्स, सरीसृप। सरीसृप में आप लोग जानते हैं सांप के बारे में, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेनमनस और नॉन वेनमनस, मतलब पॉइजनस स्नेक के बारे में और नॉन पॉइजनस मतलब ऐसे सर्प के बारे में जो विषैले होते हैं और ऐसे सर्प के बारे में जो विषहीन होते हैं, वो उसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप जान जाओगे कि कौन कौन सा सांप या सर्प जो है विषहीन होता है और कौन कौन सा विषैला होता है। उसके पॉइजन ग्लैंड या विष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, विष उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके दांत, दांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सपेरा लोग तोड़ के लाते हैं और गली गली घुमाते हैं। तो अब दांत ही नहीं रहेगा तो किसी को काटेगा कैसे, तो इसीलिए हम लोग उसके फैंक्स बोलते हैं विशेष रूप से वैज्ञानिक भाषा में। तो फैंक्स, और उस जब काटता है तो उसका पूरा क्रियाविधि, काटने का क्रियाविधि जिसको बाइटिंग मैकेनिज्म कहते हैं, वो भी इसमें पढ़ेंगे। अब इसके बाद लास्ट यूनिट है जो है यूनिट 4। यूनिट 4 में भी हम लोग कशेरुकी जंतुओं के बारे में, विशेष रूप से एविज और मैमल्स, मतलब एविज मतलब पक्षी या बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और मैमल्स मतलब स्तनधारी के बर्ड्स। बर्ड्स में अगर देखें तो बर्ड्स में हम फ्लाइट एडाप्टेशन मतलब उड़ियन अनुकूलन कहते हैं। उड़ क्यों पा रहे हैं, ऐसा कौन कौन सा उसमें चेंजेस हुआ है उसके बॉडी में जिसकी वजह से वे उड़ पा रहे हैं। साथ साथ फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड मतलब कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ पाते हैं, जिसमें आप विशेष रूप से जानते हैं ऑस्ट्रिच जो काफ़ी सबसे बड़ा बर्ड भी है, ईमू हो गया, पेंगुइन से, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ एक जीवाश्म है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कह सकते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स, जो डायनासोर के समय पाया जाता था, तो उसका जीवाश्म प्राप्त हुआ है। तो वो ऐसे है, आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड ऐसा था, एक्चुअली बर्ड्स नहीं कहना चाहिए, वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों के गुण उसमें मिलते थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है ना। उसके बाद मोनोट्रिम्स जिसको एग लेइंग मैमल्स कहते हैं, जिसमें डक बिल प्लेटिपस के विशेष रूप से हम उसका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और उसके स्पेशल कैरेक्टर पढ़ेंगे, जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। उसके अलावा एक्वेटिक मैमल्स, जलीय
स्तनधारी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विशेष रूप से हम व्हेल और डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैमल्स में फ्लाइंग मैमल्स हैं, फ्लाइंग मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बैट हो गया। तो ये 4 यूनिट है, 4 यूनिट ही पढ़ना है, इससे ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आजकल अभी चेंजेस हुआ है, तो इसमें आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। उसके अलावा लघु त्रि और दीर्घ त्रि क्वेश्चन आएंगे। 70 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा, बाकी असाइनमेंट और इंटरनल की बेस पे कर दिया गया है। इसके अलावा हम जूलॉजी का हैं, तो जूलॉजी क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जूलॉजी क्या है? तो जूलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल एंड देयर बिहेवियर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। विशेष रूप से बोलूँ तो जीव जंतुओं के अध्ययन को हम जूलॉजी कहते हैं। इसमें हम लोग एनिमल, उसके व्यवहार क्या है, उसका फिजियोलॉजी कैसा है, उसके शारीरिक, आंतरिक सभी रूप में, उसका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण कैसा है, वितरण क्या है, ये सब चीज़ के बारे में विशेष रूप से एनिमल से रिलेटेड जितने भी चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसको हम जूलॉजी कहते हैं, या जंतु विज्ञान कहते हैं, या प्राणी शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं फादर ऑफ जूलॉजी किनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी ये जिनके जो वे फोटो में लगाया हूँ वो है एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। ये जीव विज्ञान के भी जनक हैं, जूलॉजी के भी जनक हैं, और इनको भ्रौणिकी के भी जनक कहा जाता है। तो याद रखना है जीव विज्ञान का जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल, अरस्तु। अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहते हैं, हिंदी में अरस्तु कहते हैं। इनका जन्म हुआ है 384 BC बाई क्राइस्ट, AD से पहले। अभी जो चल रहा है वो AD है ना, बाई क्राइस्ट पहले। तो ये ग्रीस में हुआ था तो इनका जन्म, और इनका मृत्यु जो है वो 62 वर्ष की आयु में ग्रीस में ही के चेल्सिस शहर में हुआ है। इनका एजुकेशन जो है ये, क्योंकि बहुत पुराने समय में ऐसा कुछ स्पेसिफिक अध्ययन केंद्र तो रहता नहीं था, लेकिन फिर भी पेक्टोनिक एकेडमी से इनका अध्ययन हुआ है, ये मान के चल सकते हैं। मान के चलना नहीं है, पढ़े हैं, उस एकेडमी से पढ़े हैं। नेशनैलिटी क्या है? नेशनैलिटी इनका ग्रीक है, क्योंकि ग्रीस है, ग्रीस में इनका जन्म है। जैसे हम इंडिया में है तो इंडियन कह देते हैं, तो इसलिए ग्रीक। ठीक है, और इन्फ्लुएंस किन से प्रभावित हुए हैं? तो ये विशेष रूप से प्रभावित है प्लेटो, उसके अलावा सुकरात जिसको स्क्रोटस कह देते हैं, पाइथागोरस, हिप्पोक्रेटस, ये सब अब जब मिस्र, ग्रीक ये सब के बारे में पढ़ा था तो इनका नाम जरूर आता होगा। तो ये उनसे प्रभावित रहे हैं। एरिस्टोटल अगर मैं कहूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ, एरिस्टोटल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर रहे हैं। फिलोसॉफी के भी जनक कहे जाते हैं इनको। फिलोसोफर रहे, बहुत बढ़िया फिलोसोफर रहे हैं। साथ साथ विज्ञान में भी इनका बहुत रुचि रहा है। तो ये बहुत अच्छे फिलोसोफर भी थे, और एक जेन्युइन साइंटिस्ट कह सकते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में इनसे बेहतर मेरा मानना है कि इनसे अच्छे जानकार नहीं रहे होंगे जितना मैं जान रहा हूँ। उसके अलावा क्योंकि हर फील्ड में इनका योगदान रहा है। अब देखते हैं हम कशेरुकी और अकशेरुक जंतुओं के बारे में। तो कशेरुक और अकशेरुक जंतुओं के बारे में अगर देखें तो इसमें हम लोग अकशेरुक जंतुओं में फाइलम में बांटा गया है, जो लाइन से है, जिसमें है प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, ये लाइन से पढ़ना है, लाइन से याद रखना है। सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटेहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मिटा, ये सभी है। प्रोटोजोआ में आप लोग जान ही रहे हो, जिसमें अमीबा आ जाता है। पोरीफेरा जिसमें हम लोग समुद्र में, ये पोरीफेरा विशेष रूप से समुद्र में पाया जाता है, समुद्र जैसे साइकॉन वगैरह हो गया। सिलेंट्रेटा आप लोग अगर एक एक एग्जाम्पल बताते जाऊँ, उदाहरण बताते जाऊँ, तो इसमें आप लोग जेलीफिश जानते हो, वो इसी का है। हाइड्रा जानते हो, सिलेंट्रेटा का है। प्लेटीहेलमिन्थेस ऐसे एनिमल जो चपटे होते हैं, जिसमें प्लेनेरिया आता है। निमेटेहेलमिन्थेस इससे रिलेटेड सभी जंतु या जीव या तो पैरासाइट के रूप में या फिर मतलब रोगजनक होते हैं, ये कह सकते हैं। एनिलिडा केंचुआ हमारा उदाहरण हो गया। उसके अलावा जिनको किसानों का मित्र कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा जिसमें हम लोग कॉकरोच, कॉकरोच एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कॉकरोच। ठीक है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम भी है इनवर्टिब्रेट्स में। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का, जिसमें हम लोग ऑक्टोपस पढ़ते हैं, घोंघा पढ़ते हैं। ठीक है, और लास्ट है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आता है स्टारफिश। स्टारफिश, स्टारफिश जानते हो? ठीक है, स्टारफिश भले है लेकिन वो फिश नहीं है, याद रखना है। उसके अलावा देखते हैं वर्टिब्रेट्स।
तो वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं मछली, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। तो ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट या कशेरुक जंतु और अकशेरुक जंतु का संघ है या फाइलम है कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में जान लिए। अब बाकी हम लोग अन्य क्लासेस में हम लोग एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट।